अच्छा, मैंने डिस्कशन की थी आपसे, आपको कल बताया था कि कुछ स्टैट्यूट्स हैं जो आप लोगों ने पढ़ने हैं बिजनेस लॉ के अंदर। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये स्टैट्यूट्स जो हैं ये कौन इनेक्ट करता है, ये कौन राइट करता है, लिखता कौन है। तो ये पावर मैंने आपको बताई थी कि ये पावर दिस रेस्ट विद लेजिस्लेचर, मीन के पार्लियामेंट। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये पार्लियामेंट के पास अख्तियार है। तो ये बुक कौन सी है? ये इंटरनेट से डाउनलोड करके मैंने आपके सामने रखी है। इसका मतलब ये है कि इसका एक्सेस हर एक के पास मौजूद है। ठीक है। ये आपके सामने बुक इस वक्त आप स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 को की ओरिजिनल बुक है। ये किसी राइटर ने नहीं लिखी, ये वो बुक है जो एक्चुअली लॉ है। ठीक है। हमने इसी से पढ़ना है। मैं जो कुछ पढ़ाऊंगा उसका रेफरेंस इधर ही होगा। ठीक है। अब इसको जस्ट मैं एक बार ओवरव्यू करने के बाद हम अपनी स्लाइड्स पे आ जाते हैं। ठीक है। ये देखें जरा, ये जो आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है, ये सेक्शन 1 है। ये लिखा है 1, इसका मतलब सेक्शन 1। ये लिखा है 2, इसका मतलब सेक्शन 2। ये आगे देखें चैप्टर लिखा हुआ है, चैप्टर 1। ये चैप्टर 1 आपकी बुक के नहीं है, बल्कि ये उस स्टैट्यूट के चैप्टर 1 है। ठीक है। इसके बाद साथ आपको नजर आ रहा है सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 3 से लेकर 8 तक सेक्शन में आई स्किप कर दूंगा, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 1। इसमें शार्ट टाइटल एक्सटेंट और कमिटमेंट है। सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लास। और उसके बाद मैं आ जाऊंगा सेक्शन 10 के ऊपर। ठीक है। ये सेक्शन 10 के ऊपर जब हम आएंगे, इसके बाद इसी को लेकर हम नीचे चलते जाएंगे और सेक्शन 30 तक लेकर जाऊंगा। और उसके बाद जब 30 कंप्लीट हो जाएगा, ये 30 सेक्शन है, इसके बाद हम वापस जाएंगे सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, 9 तक। ठीक है। तो हमारे ये कंटिन्यूटी तरीके से होगी। कुछ हमारे आज कवर हो जाएगा 2 आवर्स में, जो रह जाएगा वो हम कल कवर करेंगे। तो होपफुली हम कल तक ये सेक्शन 30 तक ये भी कवर कर लेंगे, और जो दरमियान में स्किप किया वो भी कवर कर लेंगे, और जो हमने इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम में स्किप किया वो भी हम कवर कर लेंगे। अगर कुछ चीज़ मिस होगी फिर उसको हम अगली क्लास पे लेकर चले जाएंगे। जब ये कवर हो जाएगा उसके बाद हम टेस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है। टेस्ट हमारा जो होगा वो 8 डेज पे होगा। मीन कि इन दिनों में, जिन दिनों में हमारी क्लास है, इन दिनों में टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट इनके अलावा दिनों पे होगा। ठीक है। और मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूंगा उस टेस्ट का, कि ये मटेरियल आपके टेस्ट इसके अंदर होगा। अभी ये आपके सामने एक बुक है। ये नीचे आपको सेक्शन सारे नजर आ रहे हैं, ये कंप्लीट बुक है। मगर इसमें हम चीजें वो पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इररेलेवेंट, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है। ताकि ये बुक तो अदरवाइज बहुत बड़ी है, तो आपके लिए ये टब्बल सम ना हो, तो हम आपके रहेंगे सिलेबस के अंदर, मगर पढ़ेंगे एक्चुअल बुक से, ताकि कुछ भी इररेलेवेंट चीज ना हो और आपको पढ़ना इजी हो जाए, आपके लिए इजी हो जाए। ये पहला इंडेक्स था। इंडेक्स के बाद ये आपका सेक्शन 1 आ गया है। सेक्शन 1 में देखें कि क्या लिखा हुआ है, शार्ट टाइटल, एक्सटेंड एक्सटेंड कमिटमेंट और इनेक्टमेंट। ठीक है। और सेक्शन 2 में लिखा हुआ है इनेक्टमेंट क्लास, इंटरप्रिटेशन क्लास। ठीक है। अभी हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ, जहां पे मैंने इसमें से एसेंस लेकर आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं। अगर मेरी आवाज क्लियर है तो मुझे बता दें शाबाश, अगर इंटरप्शन है या डिस्टॉर्शन है वो भी मुझे बता दें। क्लियर है आवाज सब? क्लियर है क्लियर सर, है। क्लियर है आपकी बात। आवाज क्लियर है। चलें, ठीक है। तो आज हम बिजनेस लॉ की तरफ आ गए हैं, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की तरफ। कल जो हमने पढ़ा था वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था। कल जो हमने पढ़ा था वो जर्नली इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम था, कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉ है, जर्नली लॉ क्या होता है, और जो पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। और आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। जो हमने कल डिस्कशन की थी उसमें मैंने कुछ स्टैट्यूट्स आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किए थे। उनमें से सबसे जो मेन स्टैट्यूट है, जिसमें मैंने बताया था कि 50% मार्क्स इसी स्टैट्यूट में से आएंगे, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि अगली 2, 3 क्लासेस, 4 क्लासेस के अंदर हम पूरा स्टैट्यूट ये कंप्लीट कर दें, ताकि जो बाकी स्टैट्यूट है उनको भी टाइम मिले और आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिले और टेस्ट के लिए भी टाइम मिले, टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी टाइम मिले। ठीक है। इसके अंदर जो ये सेशन हमारा है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 तक, ये देखिए रेफरेंस दिया है, सेक्शन 1, 2 और सेक्शन 10, 30, 10 to 30। ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ये चीजें हम डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले हैं, ऑब्जेक्टिव्स। अभी आ जाते हैं सेक्शन 1 के ऊपर। आप ये चीज क्लियर करेंगे, सेक्शन 1 में मैं बात कर रहा हूं, तो ये कोई मैंने नहीं बनाया या आपने नहीं बनाया, किसी राइटर ने नहीं बनाया। ये असेंबली ने, पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसका बुक का सेक्शन 1 है, मीनिंग उसका पार्ट 1, जो उसको उसमें उन्होंने
कोडिंग की है, जो कोडिंग की है, कोड नंबर 1 इसको समझ लें कि पहला कोड क्या है। किसी भी बुक को पढ़ने के लिए, लॉ को पढ़ने के लिए ये ज़हन में रखें कि उसका पहला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी सेक्शन को, किसी भी आप स्टैट्यूट को पढ़ते हैं, आगे भी स्टैट्यूट्स आ रहे हैं, वो भी आप देखेंगे कि जो कल हमने डिस्कस किए थे कि इसमें आर्बिट्रेशन एक्ट भी है, इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी है, और भी एक्ट्स हैं, पार्टनरशिप एक्ट है। तो ये सारे एक्ट्स जो हैं, इनका जो पहला सेक्शन होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये पहला सेक्शन एक्चुअली क्या प्रोवाइड करता है? पहली चीज ये प्रोवाइड करता है, उसका नाम प्रोवाइड करता है। अब इस बुक का नाम क्या है? जिस तरह हर एक बुक का नाम होता है ना, आपकी फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, बिजनेस लॉ की बुक है, इसका अपना एक नाम होता है। इसी तरह इस बुक का जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है? अभी हम तो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, मगर ये कैसे पता चले कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है? ये हमेशा हर बुक का, हर स्टैट्यूट का पहला सेक्शन बताता है। तो पहले सेक्शन के अंदर उस स्टैट्यूट का नाम होता है। ठीक है, तो इस स्टैट्यूट का नाम क्या है? इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये देखें, ये पहला सेक्शन बताता है नेम ऑफ द लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये नाम है। ये कंप्लीट नेम एक्चुअली ये है। आप ये नहीं कह सकते कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपसे को पूछता है कि जी इसका नाम क्या है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं सिर्फ कहेंगे, बल्कि आप कंप्लीट नेम बताएंगे। अगर राइटिंग में आता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आगे चलते हैं। अभी आपका ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि 1872 क्यों है? पाकिस्तान तो 1947 में बना है, तो ये 1872 क्यों है? तो इस पे हम आगे डिस्कशन करते हैं। पहले अगली चीज देखिए, एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब ये है कि ये कहाँ तक अप्लाई होगा, कहाँ तक ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ये लिखा कि होल ऑफ पाकिस्तान एप्लीकेबल, कि ये जो आपका लॉ है ये पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होता है। पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होने का मतलब ये है, अगर हम देखें, जब लॉ को हम स्टडी करते हैं, उसका पहला सेक्शन, उसमें उसकी एक्सटेंट जब दी होती है, कुछ पे लिखा होता है कि इट शैल एक्सटेंड टू द होल, या इट होल ऑफ पाकिस्तान, या कहीं पे लिखा होता है इट शैल एक्सटेंड टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अगर लिखा है तो उसका मतलब ये है कि सिटीजन कहीं भी दुनिया में जाएगा तो उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। मगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। जब लिखा हुआ है इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये कि ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इसकी है, टेरिटोरियल लिमिट है। इसका मतलब है कि इसकी एप्लीकेशन पाकिस्तान से बाहर नहीं है। अगर कोई एग्रीमेंट, कोई बेशक पाकिस्तानी है, आप और मैं हैं पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, अगर हम दोनों मिलके दुबई में बैठ के कोई एग्रीमेंट करते हैं, मीन के आउट ऑफ पाकिस्तान कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, और बाद में हम पाकिस्तान आ जाते हैं, और फिर हम कहेंगे ये देखिए हमारा एग्रीमेंट है, ये देखिए हमारा राइटिंग में भी एग्रीमेंट है, हमारे पास इसके एविडेंस भी है, एविडेंसेस भी हैं, तो वेदर दैट एग्रीमेंट विल बी अप्लाइड इन पाकिस्तान और नॉट, तो दैट एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान, बिकॉज सेक्शन 1 जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये हमें प्रोवाइड करता है कि इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान से बाहर नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर अप्लाई होगा। ये इसका मतलब ये सिटीजन पे नहीं लिखा हुआ यहाँ पे कि सिटीजन पे अप्लाई होगा, कि मीन आई एम पाकिस्तानी नेशनल एंड यू आर पाकिस्तानी नेशनल एंड बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, बोथ ऑफ अस आर वॉन्डरिंग इन Dubai outside the Pakistan, so that's why it should be applicable on us. No, that will not be applicable over the citizen of Pakistan. That rather that will be applied on the territory of Pakistan. तो ये जो इसकी एप्लीकेशन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ये ज़हन में रखें, ये अप्लाई होती है पाकिस्तान के ऊपर। अभी इसी पॉइंट को जब हम बाकी स्टैट्यूट पढ़ेंगे, वहां पे भी देखेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि ये वहां पर भी इसी तरह हो। हम अगर डिस्कशन करते हैं कि दो आदमी पाकिस्तान से बाहर एग्रीमेंट करते हैं और वापस पाकिस्तान में आते हैं, तो उसके बाद वो एक आदमी एग्रीमेंट को वायलेट करता है, तो दूसरा आदमी एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवा सकता है, कोर्ट को नॉक कर सकता है या नहीं कर सकता? तो आंसर इज नो। That agreement, if that is executed between two parties outside the territory of Pakistan, let's suppose that is executed in Dubai, in that case that will be enforced in Dubai, वो दुबई में ही इन्फोर्स किया जाएगा। दैट विल नॉट बी इन्फोर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी कोर्ट्स जो हैं, इनके पास इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इंटरटेन करें। क्यों नहीं है? ये सेक्शन 1 कहता है। अगर कोई कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस लेने लगता है, तो हम लॉयर वहां पे पेश हो जाते हैं। हम लॉयर कहते हैं कि ये तो लॉ जो है ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल ही नहीं है। पर एग्रीमेंट पाकिस्तान में इसका वाइट करें साइन करें।
क्वेश्चन आया मेरे पास कि अगर दोनों ही पाकिस्तानी हो, तो बिल्कुल मैं यही बात करूं कि अगर दोनों ही पाकिस्तानी हैं मगर वो हैं बाहर इस वक्त, आउटसाइड द पाकिस्तान, अगर कोई लॉ आपस में एग्रीमेंट करते हैं और बाद में दोनों पाकिस्तान में आ जाते हैं, तो वो एग्रीमेंट पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पर इंफोर्समेंट नहीं होगी। अगर एग्रीमेंट पाकिस्तान में किया है तो फिर वो पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल होगा। अगर पाकिस्तान के अंदर नहीं किया, मीन के वो जब एट द टाइम दे वर एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट, दे बोथ ऑफ दे वर सिटिंग इन पाकिस्तान and they executed in Pakistan, and later on, and if they want to enforce it, that will be enforceable, वो पाकिस्तान के अंदर enforceable है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के किया गया है तो, अगर वो पाकिस्तान में बैठ के नहीं किया गया, बाहर कहीं बैठ के किया गया, तो दैट इज नॉट enforceable in Pakistan, because section 10 of Contract Act, it tells us, it explains, it shall be applicable to the whole of Pakistan। अभी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, कुछ ऐसे लॉज मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि इट शैल बी एप्लीकेबल ऑन द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ऑन द नेशनल ऑफ पाकिस्तान। अगर ऐसी चीज लिखी हो कि ऑन द नेशनल ऑफ पाकिस्तान, तो इन दैट केस नेशनल दुनिया के किसी कारण में भी जाएगा तो उसके ऊपर वो लॉ अप्लाई होगा। अब यहाँ पे आप अपना सर माइंड मेरा मेकिंग क्वेश्चन कर है। लें कि ये देखने के लिए कि ये लॉ सर पाकिस्तानी के ऊपर अप्लाई होता है या नहीं होता, तो हम कहाँ से ये देखते हैं? हम पहले सेक्शन से देखते हैं। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सर सेक्शन, कहीं पर भी लिखा हुआ आ सकता है कि इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, ये अप्लाई कहाँ पे होगा। अच्छा, ये हमारी लिमिट्स जो है 8 मिनट रह गई है इसकी, जो जूम की मीटिंग की है। तो उसके बाद इसी लिंक को आपने क्लिक करना है, कोई नया लिंक नहीं दिया जाएगा, इसी लिंक को आप क्लिक करेंगे, आप दोबारा क्लास में आ जाएंगे। ठीक है? जब ये एक्सपायर होगा तो क्लास पास पे चली जाएगी, आप लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हम क्लास को दोबारा उसी जगह से कंटिन्यू कर देंगे। तो पहली चीज सेक्शन 1 प्रोवाइड करता है नेम, और दूसरी चीज प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन की एक्सटेंशन, कि ये कहाँ तक अप्लाई होगा। ठीक है? तीसरी चीज जो है कमेंसमेंट है, कि कब से ये अप्लाई होगा। अभी देखें, ये बात की है कि ये पाकिस्तान पे अप्लाई होगा, मीन कि ये पाकिस्तान का लॉ है, मगर यहाँ पे लिखा हुआ इट शुड कम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। 1872 में तो पाकिस्तान था ही नहीं, जो पहला क्वेश्चन इमर्ज हुआ है आपके माइंड में। तो ये फिर कैसे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि कुछ दो आदमी थे, उनके दरमियान इस टेरिटरी में, वाइल दो एवर सिटिंग हियर, इस जो एरिया है जहाँ पे इसकी इन्फोर्समेंट एप्लीकेबिलिटी है, तो वहां पे बैठ के उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया था बिफोर, जो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस इससे पहले किया था। वहां पे अगर एग्रीमेंट किया था और अभी वो कहते हैं, उस एग्रीमेंट को लेकर आ जाते हैं कि ये हमने एग्रीमेंट किया था और हमारा एग्रीमेंट 1940 से चलता आ रहा है, 1940 से चलता आ रहा है, या 1930 से चलता आ रहा है, सिंस आफ्टर 1872 किसी भी डेट से चलता आ रहा है, तो इस पे ये अमल नहीं कर रहे, तो कोर्ट्स देखेंगे कि ये हमारा जो लॉ है ये कब से इन्फोर्सेबल है। तो ये लॉ 1872 से इन्फोर्सेबल है, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर पाकिस्तान बनने से बाद भी उस पे अमल करवाया जाएगा। इसका मतलब ये है, ये इसका मतलब ये है कि ये लॉ 1872 में बना था, और जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने इस लॉ को अडॉप्ट कर लिया था। मीन का अडॉप्ट कर लिया का मतलब ये कि उनको रेटिफाई कर दिया था कि ठीक है, जो पहले से लॉ चलते आ रहे हैं हम उनको अपना लॉ मान लेते हैं, और उनके अंदर नेसेसरी चेंजेस कर देते हैं जो हमारी कंट्री के लिहाज से चेंजेस जरूरी हैं। जिस तरह कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि इट शैल एक्सटेंड टू दी होल ऑफ पाकिस्तान। ये 1947 से पहले तो ये लफ्ज नहीं लिखा हुआ था, तो 47 के बाद हमने इसके अंदर चेंजेस कर दी, मगर लॉ वही रहा, उसी लॉ को हमने अडॉप्ट कर लिया। ये क्लियर है? ये बात आपको, ये सेक्शन 1 क्लियर है? सेक्शन 1 के अंदर कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है। शाबाश। एनी क्वेश्चन, हम ताकि आगे चलें। मेरा एक क्वेश्चन है। सर जी, मेरा क्वेश्चन है। जी पूछे। सर अगर एक पर्सन पाकिस्तानी हो यानी पाकिस्तान की बाउंड्री में हो, ठीक है। और एक आउट ऑफ कंट्री किसी और कंट्री में कोई पर्सन हो, ठीक उनके है। दरमियान अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? अगर वो पाकिस्तान से बाहर है तो एग्रीमेंट, पहली बात ये कि एग्रीमेंट किया कहाँ पे जा रहा है, साइनिंग कहाँ पे की जा रही है, बाहर की जा रही है, पाकिस्तान में की जा रही है? सर अगर यानी कि कोई भी, जैसे सर हम शिपिंग का करते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करते हैं, तो वहां पे एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता? उसके ऊपर ये लॉ नहीं अप्लाई होगा, उस पर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसको हम इस तरह का अगर आपने एग्रीमेंट किया है जिसके अंदर आपका जो दूसरी पार्टी है, काउंटर पार्ट जो है,
वो आउट ऑफ कंट्री है और वहां से बैठकर आपसे एग्रीमेंट करता है। लेट्स सपोज कि वो ईमेल आपको करता है और आप यहाँ से ईमेल करते हैं और वो एग्रीमेंट आपके दरमियान में अगर हो जाता है तो वो एग्रीमेंट इंटरनेशनल लॉ के तहत उसकी है इन्फोर्समेंट, मगर वो पाकिस्तान में इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट बन जाता है। नेशनल लॉ के तहत अब पाकिस्तान में इन्फोर्स करवाने के लिए जरूरी है कि वो बंदा पाकिस्तान में आए और यहाँ पे बैठ के एग्रीमेंट करें, या आप वहां पे जाएं और वहां पे एग्रीमेंट करें। अगर वहां पे आप एग्रीमेंट करेंगे तो वहां के कोर्ट्स को इसकी जुरिस्डिक्शन मिल जाएगी, मगर आपके कोर्ट्स को नहीं मिलेगी। और अगर वो पाकिस्तान में आता है ओके सर, और आके थैंक करता यू। है तो पाकिस्तान के कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन मिल जाएगी। मगर जिस सिचुएशन में आप बता रहे हैं कि वो वही बैठता है, आप इधर ही बैठते हैं और दरमियान में आप ईमेल के जरिए एग्रीमेंट करते हैं, तो ये इंटरनेशनल लॉ बन जाता है, ये नेशनल लॉ नहीं है। तो ये हमारे कोर्ट्स को इसकी जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है। ये इस तरह का एग्रीमेंट पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्सेबल नहीं है। ये आप सेक्शन 1 इसका रेफरेंस है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। ये सिचुएशन इसी तरह करके दी जाती है आपके पेपर के अंदर, इसी तरह करके सिचुएशन बदल के दे देते हैं। तो आपको कंसर्न लॉ का पता होना चाहिए, इस पे लॉ कौन सा सेक्शन 1 है। ये चीजें हमें इसका रेफरेंस कहाँ से मिलता है? सेक्शन 1 से मिलता है। हम तुक्का नहीं लगा रहे। बुक आपके सामने पड़ी, बुक से देखकर हम बता रहे हैं कि बुक के अंदर लिखा हुआ है 3 चीजें: नेम ऑफ द स्टैच्यूट, एक्सटेंशन एंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट में ये 1 सितंबर से पहले अगर किसी ने एग्रीमेंट किया है 1872, तो वो अप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई लेकर आ जाते हैं कि वो एग्रीमेंट था 1870 का था, तो वो लेकर आ जाते हैं कि इस पे अमल करना है, तो वो उस पे दैट विल नॉट बी इन्फोर्सेबल। तो इन्फोर्सिबिलिटी के लिए क्या है? उसके लिए जरूरी है कि दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर 1 सितंबर 1872। ठीक है, आगे चले हम। एक्सक्यूज मी सर, एक सवाल था मेरा। जी पूछें, शाबाश। सर, आपने जैसे कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इस पे लागू होगा। ठीक है। तो सर, अगर पाकिस्तान में अमेरिका का जहाज है और उस जहाज के अंदर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक तो है। फिर किस कंट्री का लॉ उस पे अप्लाई एप्लीकेबल होगा? ठीक है, गुड, शाबाश। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। इसमें जो जहाज होते हैं, जहाज और एम्बेसी जो होती हैं, ये उस कंट्री की एक्सटेंशन होती हैं, मगर बिसाइड दैट वो उस कंट्री की भी जुरिस्डिक्शन होती है। मीन कि अगर पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का जहाज है, तो उसको हम डबल टेरिटरी काउंट करते हैं, पाकिस्तान की टेरिटरी भी काउंट करते हैं, अमेरिका की टेरिटरी भी काउंट करते हैं। अगर अमेरिका का जहाज फ्लाई नहीं किया पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो पाकिस्तान का भी है और वो अमेरिका का भी है। इसी तरह एम्बेसी के अंदर अगर कोई काम हो गया तो उसको हम कंसिडर करेंगे कंकरेंट, इसको कहते हैं कंकरेंट टेरिटरी, कंकरेंट जुरिस्डिक्शन। मीन कि इसमें पाकिस्तान की भी जुरिस्डिक्शन है और उनकी भी है। अगर वहां का जहाज है और पाकिस्तान में मौजूद है, तो उसको उस पे ये पाकिस्तान का लॉ अप्लाई हो जाएगा, अगर वो पाकिस्तान से फ्लाई नहीं किया तो। और अगर फ्लाई कर जाता है, हवा में है, तो उसके ऊपर अमेरिका का लॉ अप्लाई होगा, पाकिस्तान का लॉ उस पर अप्लाई नहीं होगा। जी सर, थैंक यू। आगे चलें। तो ये टेरिटरी क्या होता है जो आप बोल रहे हैं? टेरिटरी का मतलब इलाका, एरिया, जमीन। ओके। चलें आगे। सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन का मतलब डिक्शनरी आप ले लें, डिक्शनरी है। देखिए, आप जब भी कोई बुक पढ़ते हैं तो अगर उसकी मीनिंग आपको क्लियर ना हो इसकी मीनिंग क्या है, तो आप क्या करते हैं? डिक्शनरी में जाते हैं, डिक्शनरी से मीनिंग लेते हैं। तो स्टैच्यूट्स जब हम स्टडी करते हैं, स्टैच्यूट, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग 2 3 4 मीनिंग्स होती हैं, डिफरेंट मीनिंग्स आ रही होती हैं। डिक्शनरी में तो काफी मीनिंग्स हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि इनकी मीनिंग हम डिक्शनरी से नहीं लेंगे, बल्कि इनकी मीनिंग हम इंटरप्रिटेशन क्लास से लेंगे। ये जो वर्ड आएंगे इनकी मीनिंग हम वो लेंगे जो इंटरप्रिटेशन क्लास में दी हुई है, अदरवाइज हम मीनिंग नहीं देंगे। लेट्स सपोज कि एग्रीमेंट जो है लफ्ज है और ये कॉन्ट्रैक्ट है लफ्ज, इन दोनों को अगर आप डिक्शनरी में देखिए तो डिक्शनरी में ये दोनों लफ्ज सेम है। डिक्शनरी में निकालें एग्रीमेंट तो उसका लफ्ज का मतलब होगा कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट निकालें तो उसका मतलब होगा एग्रीमेंट, प्रॉमिस निकालें तो उसका मतलब यही लिखा होगा, ठीक है। तो आपकी जो मीनिंग है ना वहां पे जो दी हुई है डिक्शनरी में, हम वहां वहां से नहीं लेंगे, बल्कि